में त्रुटि। बेसिकली बेटा जी मैं मापन में त्रुटि कराने वाला हूँ। टॉपिक का नाम तो यही है, यथार्थता, एंट्रोपी, परिशुद्धता वगैरह, लेकिन जनरली हम बात ही मापन में त्रुटि की करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जी लेक्चर नंबर 4 चैप्टर प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले मैंने मात्रा की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बात करी थी, फिर भौतिक राशियों की विमाएं की बात करी थी, फिर विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, फिर विमीय विश्लेषण विधि एवं अनुप्रयोग, फिर यथार्थता है ना, परिशुद्धता वगैरह है ना, और मापन में त्रुटि और फिर सार्थक अंक। चलिए तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है सर, आज भी आप हमें यही दोनों टॉपिक सिखाने की कोशिश करोगे। तो पहले इसको अच्छे से खत्म करते हैं, फिर इस पे आएंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है स्टार्टिंग में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास में आते आते तो बेटा जी सार्थक अंक तक खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा सार्थक अंक मुझे सिर्फ आधा घंटा लगेगा, यकीन मानिए। चलिए तो बेटा जी शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल बेटा जी मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, है ना, एज अ होमवर्क दिया था, सब बच्चों ने किया होगा। जिन्होंने किया होगा वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं मेरे साथ। देखो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं पेंडिंग में, है ना, ऐसा नहीं है कि पिछली क्लास का सवाल आज नहीं करवाया, क्योंकि बच्चों को उसकी उत्सुकता रहती है कि यार हमने सवाल किया है तो क्या आंसर आया, क्या हमारा आंसर सही है, और बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। जेईई मेंस 2019 का सवाल है, सवाल सुनना बेटा। x बराबर हल नंबर है ना, x बराबर 5/z²। तो उससे y की विमा पूछी है x/z²। 5 को मैंने लिखा हूं, 5 से मुझे कोई मतलब नहीं है। x मेरा क्या है, धारिता, और z क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। x क्या है, धारिता, और z क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा जी अगर मैं x की बात करूं, धारिता की, है ना, तो बेटा जी धारिता को मैं कैसे लिख सकता हूं, q बराबर cv, c बराबर q/v। q मतलब आवेश, आवेश की विमा 80, v क्या है, विभव। ये वेग नहीं है, वेग नहीं है, ये अंदाजा लगा लिया करो कि जब धारिता की बात करें तो विभव, विभवांतर, इन सब की बातें करेंगे, आवेश की बातें करेंगे, वेग का कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। तो बेटा जी विभव की बात करें, कार्य बटे आवेश, तो कार्य की विमा वो होती है जो ऊर्जा की विमा होती है, ml2t-2 बटे, याद करो अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। तो एक कार्य प्रति एकांक आवेश, आवेश ऊपर जाएगा 80 और चला जाएगा, कार्य बटे आवेश ऊपर चला जाएगा आवेश। तो धारिता का विमा सूत्र आ जाएगा सर A2 T2 बटे ml2t-2, और इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो बेटा जी m-1 l-2 T4 A2। चलिए तो सी का तो आ गया सर मेरे पास, x तो था क्या ही m-1 l-2 T4 A2। अब आ जाते हैं z पे, किसका कहते हैं बेटा जी, z पे, है ना। z क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। z क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। F = BIL sin थीटा। त्रिकोण के फलन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बीमा ही होते हैं। थोड़ी स्पीड पकड़ के चलूंगा, मैं पहले बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी आज क्लास में अटेंटिव रहना है ना। F B = कितना जाएगा बेटा जी, B = F बटे I × L। तो B चुंबकीय क्षेत्र बेटा जी, बल की बीमा होती है ml-t-2, धारा की हो जाएगी ये, लंबाई हो जाएगी L, L से L कर जाएगा। तो B का जो बीमा सूत्र आएगा वो आएगा m-t-2 a-1, उसका स्क्वायर है बेटा जी। अगर B का ये है तो B का स्क्वायर का क्या सूत्र आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दे तो m बने तो 2 हो जाएगा, t-2 × 2 -4 हो जाएगा, और ये a-2। तो यहाँ सीधा सीधा वैल्यू को, है ना, इसकी वैल्यू को सीधा सीधा यहाँ रखेगा तो ये हो जाएगा m2 t-4 और a-2। अब इसको सॉल्व कर ले, तेरे पास y का भी ये सूत्र आ जाएगा, अच्छे से सॉल्व कर ले, तेरे पास y का देख, ये -2 बन के ऊपर जाएगा तो m-3 आएगा, l-2 रहेगा, -4 ऊपर जाएगा तो t की घात +4 बन जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 1 की घात 4 हो जाएगा। ऐसा कुछ सूत्र दिखा तो आंसर करेक्ट है। m-3 l-2 m-3 l-2 t8 a4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुछ भी नहीं है इस तरीके के सवालों में करने को, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना प्रैक्टिस करके चलते हो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बीमाएं लिखने में होंगी, भौतिक राशियों की बीमाएं, उतनी तेज आप सवाल कर पाओगे, यकीन मानना। अब वो निर्भर करता है कि आप कितनी तेज प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार बीमाओं को लिख के प्रैक्टिस करते हो, सारा खेल प्रैक्टिस का इस चैप्टर में। अब बात करते हैं बेटा जी यदि गति, त्वरण और बल को मूल राशि मान लेते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। बेटा जी मैंने बोला थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, है ना, तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक, है ना, यंग प्रत्यास्थ गुणांक उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। किसके ऊपर है, b a f, इसको मैं x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, इसको z मान लूं। बेटा जी यंग प्रत्यास्थ गुणांक की बीमा वो होती है जो प्रतिबल की होती है, प्रतिबल की बीमा वो होती है जो दाब की होती है। क्योंकि यंग प्रत्यास्थ गुणांक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेटा, प्रतिबल बटे विकृति। विकृति तो बीमा ही थी, तो प्रतिबल की जो बीमा आएगी वही यंग प्रत्यास्थ गुणांक पे आएगी, और प्रतिबल की बीमा वो होती है जो दाब की होती है। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल की बीमा होती है ml-t-2 बटे क्षेत्रफल हो जाएगी L2, एक L से एक जाएगा ml-1 t-2। तो बेटा जी यंग प्रत्यास्थ गुणांक की बेटा जी ml-1 t-2। देखना यार, बल की कितनी होती है ml-t-2, बल की कितनी होती है ml-t-2, और नीचे क्या है, अब नीचे क्या क्षेत्रफल, एक L से एक जाएगा तो m1 l-1 t-2। पहले बताइए इतनी बात क्लियर है क्या, पहले बताइए इतनी बात क्लियर है क्या। वेग की हो जाएगी बेटा जी l1 t-1 की घात a, ये क्या है त्वरण, त्वरण की हो जाएगी l1 t-2 की घात y, और ये क्या बल ml t-2 की घात z। कुछ नहीं करना बेटा जी, सीधा सीधा समीकरण लिख रहा हूँ। ये m की घात 0 है तो 0 x खत्म कर दो, ये भी m की घात खत्म है, तो m की घात z बराबर m की घात 1, m की घात z बराबर m की घात 1, तो z बराबर 1। बहुत से बच्चों को हवाई नहीं लग रही, चल क्या रहा है बेटा जी, गणित है बेटा जी, गणित है। मैंने समीकरण, अब यहाँ m की घात 0 है ना, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 0 × x खत्म। यहाँ पर भी m की घात 0 है तो 0 × y 0, तो m की घात 1 है तो m की घात z है ना, तो m की यार इतना तो समझ जाना चाहिए। यहाँ x, अब सीधी सीधी समीकरण लिख रहा हूँ, मैं ये भी नहीं लिख रहा, मैं सीधी सीधी समीकरण लिखूंगा, x + y + z बराबर -1, और -x -2y -2z बराबर -2। z का मान यहाँ दे, x + y + 1 बराबर -1, x + y बराबर -2, -x -2y -2z का मान 1 बराबर -2, -x -2y है ना, -2 जाएगा, +2 बनेगा, +2 -2 0 हो जाएगा, -x बराबर +2y। अबे यार x बराबर कितना आएगा, -2y, x बराबर कितना जाएगा, -2y, x की वैल्यू रख दे, -2y + y बराबर -2, तो -y बराबर -2, तो y बराबर 2, y का मान 2 आ जाएगा, तो x का मान -4। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना, हाँ। अब x पता चल गया, y पता चल गया, z पता चल गया, हमारी वैल्यूज को उठा के रख दे, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बेटा जी b की घात x, x का मान कितना है, -4, a की घात y, यहाँ मान रखते समय सही रखना, जिसकी घात y है उसी पे y चढ़ाना, y की घात 2 है मतलब a की घात 2, और f की घात z, z1 मतलब f की घात 1, तो ये आंसर आना चाहिए बेटा, b-4 a2 f1, b-4 a2 f1। मेरे जेईई मेंस का सवाल है, ऐप बल लगाओ मत लगाओ एक ही बात है बेटा जी, ठीक है ना। सवाल खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक बेटा ये दोनों क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, और दोनों की दोनों आपको यही आंसर आए होंगे, ठीक है। कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। अब आपको ले चलता हूँ मैं मजेदार सवाल, ये सवाल है बेटा तेरे जेईई एडवांस का। सवाल में कहानी दी गई है, पैराग्राफ क्वेश्चन आते थे, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, गद्यांश, है ना। तो जेईई एडवांस का सवाल है, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, जेईई एडवांस सवाल सुनो।
देखो बेटा, ये पूरी कहानी जो दी है ना, ये समय बर्बाद करने के लिए दी है। वो चाहते हैं कि बच्चे इसको पढ़े और समय बर्बाद हो, लेकिन अच्छा बच्चा ना सीधा सीधा सवाल पे जाएगा, अब वो काम की चीज पढ़ने की कोशिश करेगा। वो पता क्या पड़ेगा, बोला ई और बी के बीच में, ई है विद्युत क्षेत्र और बी है चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ई विद्युत और बी चुंबकीय क्षेत्र है, दे रखा है, सवाल में दिया है और नहीं भी दिया होता तो पता होना चाहिए था। तो पूछा ई और बी में क्या संबंध है। अब सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, तू चेक बाय ऑप्शन कर ले, छोड़ गोली मार इसको मार गोली, तू कर ले चेक बाय ऑप्शन। क्या करेगा, चेक बाय ऑप्शन। तो बेटा पहले तो विद्युत क्षेत्र की बीमा पता हो और फिर पता हो चुंबकीय क्षेत्र की। तो आ जाइए बेटा जी सवाल करेंगे। तो पहला सवाल प्रश्न नंबर 3 नहीं, देखो ये तीसरा ही प्रश्न चल रहा है, तीसरे प्रश्न का ये गद्यांश है। क्या है ये, गद्यांश, और उस गद्यांश का एक सवाल ये ना और एक सवाल ये। मैं क्या हल करता हूँ, पहला सवाल इसमें डाल देते हैं, इसको दूसरा सवाल डाल देते हैं। तो मैं हल करता हूँ बेटा जी पहला सवाल ई और बी के बीच में, है ना बेटा। ई का है विद्युत क्षेत्र, है ना, हल नंबर तीसरा चल रहा है ना, ध्यान से सुनना बेटा, विद्युत क्षेत्र है और बी क्या है, बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। एफ बराबर होता है बेटा जी क्यू ई, अरे होता है, अरे बेटा जी होता है एफ बराबर क्यू ई बराबर एफ बाय क्यू। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ आज, है ना। ई बराबर एफ बाय क्यू, एफ का बीमा होता है बेटा एम एल टी माइनस 2, क्यू की बीमा हो जाएगी ए टी, तो विद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी एम वन एल वन टी, ये बना माइनस हो जाएगा -2 -1 -3 और ये -1, तो ये हो जाएगा बेटा M1 L1 T -3। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा अभी हमने पहले सवाल में निकाली है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये रही M T -2 A -1, है ना, मेरे काम आएगी M T -2 A -1। बेटा जी ऐसा करते हैं, अब देख ऑप्शन को तू ध्यान से देख, तो बी को अगर तू नीचे भेजे तो ई बाय बी का रेशो ये आना चाहिए, ई बाय बी का रेशो। अगर यार ए ऑप्शन को देख तू ध्यान से, ई बराबर बी एल टी, देख तो बी को तू नीचे भेज, बी को तू नीचे भेज, तो एल और टी आना चाहिए। तुझे ई पता बी पता, दोनों को डिवाइड करके देख, जो ऑप्शन दे देगा वही आंसर आएगा। जरूरी नहीं एल टी आए, हो सकता है हो सकता है हो सकता है। मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, बस चेक बाय ऑप्शन कर ले, लेकिन करना तो हमेशा ई बाय बी ही है, क्योंकि बी को नीचे लेके आ तब ये पता करेगा। तो ई बाय बी करके देख लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल, डायरेक्ट आंसर आएगा। सबसे शॉर्ट मेथड बताया मैंने तुझे, L1 T -3 A -1 M1 T -2 A -1, देख A -1 से A -1 हो जाएगा, M1 से M1 हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, L1 बचेगा ऊपर, L1 बचेगा ऊपर, M1 गया ये और -2 पर जाएगा तो +2 बनेगा, +2 -3 T -1 L1 T -1। बी को इधर भेज दे, बी को इधर भेज दे चाहे तो बी को इधर भेज दे, ले L1 T -1, खत्म हो गया सवाल। L1 T -1, ठीक है। ये तेरे जगह सवाल था क्या था। और बेटा जी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन से, पैराग्राफ का मतलब है कि अच्छा खासा ये 3 नंबर का भी आया होगा ना बेटा ये सवाल। तो बेटा जी 6 नंबर का सवाल तो था ये पूरा, 6 नंबर बहुत होते हैं एडवांस में, 6 नंबर बहुत होते हैं बेटा, है ना, एक नंबर बटोरना पड़ता है, ठीक है ना। अब देख ऐसे ही सेम सवाल ये भी है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का भी मैं सूत्र लिख ले, म्यू नॉट का भी मैं सूत्र लिख ले। मैंने बोला ना, पर्सनली बोला है मैंने, ये दोनों बहुत फेवरेट है आईआईटी के, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, आपको रटना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो यार, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं अगला सवाल, है ना। ये पहला हो गया हल नंबर तीसरे में। अब दूसरी वैरायटी, मुझे एप्सिलॉन नॉट की जरूरत है, मुझे म्यू नॉट की जरूरत है, तो आइए बेटा जी एप्सिलॉन नॉट की बीमा और म्यू नॉट की बीमा लिखना शुरू करते हैं। बेटा जी एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिखने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा सूत्र आ जाएगा या नॉर्मल सूत्र जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई F R स्क्वायर। 1/4 पाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा सूत्र लिखूंगा, Q का होता है 80, Q स्क्वायर है तो 80 का स्क्वायर, बल हो जाएगा M T -2, R हो जाएगा L2। एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र आ जाएगा A2 T2 बाय M1 L3 T -2, इसको हल करके लिखेगा तो M नीचे से ऊपर जाएगा तो M-1 L-3 T4 A2। बेटा जी सिमिलरली बी की भी बीमा निकाल सकता है, F = सॉरी म्यू नॉट की, तो बी इक्वल टू क्या लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R और म्यू नॉट बाय 2 I बाय R। ऐसे करके मैंने सूत्र लिखवाया था, तो म्यू नॉट इक्वल टू मैंने तो कोई लिखवाया था 2BR बाय I। 2 को मुझे कोई पता नहीं है, तो म्यू नॉट का बीमा सूत्र क्या आ जाएगा बेटा जी, बी का बीमा सूत्र अभी हमने निकाला, अब मैं इसे पीछे से कॉपी करके लिखूंगा। बी का बीमा सूत्र ये रहा, M T -2 A -1 R का L और I का AT, तो म्यू नॉट का बीमा सूत्र यहाँ से कॉपी करके लिख ले। M1 तो आएगा ही, L1 आएगा, ये T -1 -1 ऊपर जाएगा तो T -3 A1 ऊपर जाएगा, ये -2, तो तेरे पास म्यू नॉट भी आ गया, तेरे पास म्यू नॉट भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। अब बेटा जी एक बात कंफर्म है, एप्सिलॉन म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट करते या म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से किसी एक से आंसर आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की घात -1 है, इसको मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा तो म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे दोनों वैरायटी करके देखनी पड़ेगी, भाग देके भी देखना पड़ेगा, तो म्यू नॉट में एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो या म्यू नॉट में एप्सिलॉन नॉट का गुणा करके देखो। तो आइए बेटा जी करके देखते हैं, म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट करके देखते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता। म्यू नॉट का मान कितना है, म्यू नॉट की बीमा M1 L1 T -3 A -2, एप्सिलॉन नॉट का M-1 L-3 T4 A2, कितना जाएगा, ये जाएगा -1 ऊपर जाएगा तो M2 -L-3 ऊपर जाएगा L3 +3 1 + 3 L4 T4 ऊपर जाएगा -4 T -4। अब देखना T -4 -3 -7 और ये A -4। बेटा जी कहीं भी दूर तक अब एप्सिलॉन नॉट को गुणा कर दे तो म्यू नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट, है ना, M2 L4 T -2 A -4, कहीं पर भी दूर तक ऑप्शन म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो नहीं है यार, ये वाला नहीं। अब या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि मैं गुणा करके देखूंगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट को गुणा करके देखते हैं। म्यू नॉट का है बेटा जी M1 L1 T -3 A -2, एप्सिलॉन नॉट का है -1 L-3 T4 A2, गुणा करके देखा तो M से तो M खत्म हो जाएगा, A2 A से A खत्म हो जाएगा, ये -2 A2 है, ये L-3 ये L है 1 है तो सिर्फ L-2 बचेगा, और T4 है T -3 है तो सिर्फ T1 बचेगा। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेजेगा तो ये आ जाएगा बेटा L-2 T1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स लिखेगा ना, L2 T -1 L2 T -1 कुछ तो गड़बड़ी कर दी अपने बेटा जी, है ना। म्यू नॉट L2 T -2 आना चाहिए, T -2, ओहो अपने कुछ तो गड़बड़ी कर दी बेटा, बाकी और कोई भी नहीं है, हल्का सा मिस्टेक तो नहीं है, पक्की बात है। L2 T -2 ये आ रहा है मेरा, तो L2 फिर से एक बार चेक कर लूँ, अच्छा L-2 है ये, सॉरी L-2 T -1 है क्या, L-2 T -1 आंसर बोलना चाहिए बेटा, T2 आना
यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ भी नहीं है। पक्का मैंने एप्सिलॉन नॉट टी वी में से निकाली है बेटा जी, है ना। एफ की हो जाती है ml t - 2 r है ना, एफ आर स्क्वायर है और ये 80 है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर m1 l3 और ये t - 2 है, तो m - 1 l - 3 t - 2 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सही तो निकालिए एप्सिलॉन नॉट टी वी, गलत गणित तो गलती नहीं करती। -3 और 1 तो -2 4 और -3 तो t1। हाँ चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। म्यू नॉट की भी निकाली है मैंने, म्यू नॉट का भी मैं सूत्र है ना, m t - 2 a - 1 r का ये हो जाएगा आई का। अरे यार यहाँ गलती कर दी ना बेटा जी अपन ने, यहाँ गलती कर दी ना। अब यार आई का इसका तो यही होगा ना, एम्पियर है ना, मुझे आवेश लगा फिर से पहले। चलो ठीक है, थोड़ी सी गलती कर ली अपन ने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या आएगा, देखो पूरा लिख देते हैं ना, पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जहाँ गलती है वहाँ कर लेते हैं करेक्ट। अब एम्पियर है ना, एम्पियर की तो यही रहेगी। देखो एक छोटी सी गलती होती है आंसर पे इफेक्ट आ जाता है ना। m1 है ना, m1 l1 t - 2 और ये a1 है, ऊपर जाएगा a - 2 हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है ठीक है, तो बेटा जी ये आ गया। तो अपन ने क्या करके देखा, भाग करके देखा, तब भी अपन सही डालेंगे बीमा तो, है ना, म्यू नॉट की बीमा सही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आंसर तो मैच नहीं होगा ये वाला ना, डोंट वरी, तब भी आंसर मैच नहीं होगा ये। म्यू नॉट का क्या आएगा, m1 l1 t - 2 a - 2 m1 l1 t - 2 a - 2। तो बेटा जी जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो m - 1 m2 हो जाएगा, -3 + 4 l4 हो जाएगा, t4 है ऊपर जाएगा t - 4 तो t की घात -6 और a की घात -4, तो ये आ जाएगा m2 l4 t - 6 a - 4। क्लियर है क्या? तब भी ऑप्शन नहीं है ये वाला। अब ये वाले में अपन क्या कर लेते हैं, तो म्यू नॉट यहाँ पर अपन म्यू नॉट की t - 2 रखेंगे। अब आ जाएगा आंसर, देख अब आ जाएगा आंसर -2 है ना, t - 2 रखेगा तो देख ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, l2 और t2 आ गया ना अपने आप ही, आ गया ना बेटा जी अपने आप ही। देखना +4 - 2 t2 l - 2 t2 आंसर आएगा। बस एक ही किसी अपने गलती कर दी, एम्पियर की बीमा 80 लग दी आवेश समझ के, आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की -1 l - 2 t2। ऑप्शन नंबर डी करते हैं। कर लोगे सवाल को, बोलो यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तरीके के क्वेश्चन आते हैं, गद्दांश टाइप के क्वेश्चन थे 6-7 नंबर के, 8 नंबर का सवाल होगा, हो सकता है 3-3 नंबर के हो सकते हैं 4-4 नंबर के हो, ठीक है 6-8 नंबर, या तो 6 का होगा 8 का पक्की बात है, इससे कम का नहीं रहता बेटा, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अच्छा बेटा अगला सवाल भी तेरा एडवांस का सवाल है ना, कोशिश करो सवालों को करने की, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करो, कुछ नहीं है बेटा, बस एक ही पर्पस है। उन्होंने बोला मैच द कॉलम करना है भैया, है ना, क्या करना है, सही मिलान करना है। इसका क्या है बेटा, बोल्ट्जमान नियतांक सबकी नहीं पता है तो सीधा सीधा कर ले जाएगा। देख मैं यहाँ पर सिर्फ लिख के दे रहा हूँ, है ना, सवाल नंबर 4 बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है पता है, के से दिखाते हैं, e = 3/2 at है ना, तो k बराबर हो जाएगा 2e/3 × t। इससे तो k बोल्ट्जमान नियतांक का भी सूत्र क्या आएगा, देख ऊर्जा है ml2 t - 2, नीचे है k, तापमान है तो समय नहीं है ये, केल्विन में तापमान होता है ये लिखवा रखा है मैंने, तो बेटा जो हो जाएगा m1 l2 t - 2 k - 1 ml2 t - 2 k - 1 ml2 t - 2 k - 1। तो भैया जी s हो गया, ये वाले का s हो गया। शांता गुणांक f = 6 पाई eta/v से निकाल लो, है ना, f = 6 पाई eta/v, 6 पाई को छोड़ दें, eta = f/rv, f की बीमा ml t - 2 r l v l t - 1, तो ये हो जाएगा m1 ये l से l तो कट जाएगा, एक l ऊपर बचेगा l - 1 t - ये -1 ऊपर जाएगा +1 +1 - 2 -1 ml - 1 t - 1 ml - 1 t - 1 क्यों आ जाएगा। लांग नियतांक सीधा निकाल ले, बहुत सिंपल सी है, मैंने बोला ना प्रैक्टिस। E बराबर h न्यू, h बराबर E/न्यू, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, E क्या ऊर्जा ml2 t - 2, न्यू क्या आवृत्ति की बीमा आवर्तकाल की क्रमानुपाती होती है, तो बेटा जी ml2 -1 ऊपर जाएगा +1 1 ml2 t - 1 है क्या, ml2 t - 1 p। अब बेटा ये वाला मैं नहीं करवा के, उसमें क्या लगता है थर्मल कंडक्टिविटी मैंने लिखवाई है, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने लिखवाई है, ये वाला काम अब तू करेगा, ये वाला काम अब तू करेगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते, बताऊं क्या, मैं बताता हूं क्या गलती है सर सब मैच हो गए, आर बचा है, जरूर इसका आर होगा, बच्चे गलती करते हैं, चेक नहीं करते वो, और एडवांस वाला खेल जाता है तुमसे। बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर आर ही तो बच रहा है, बाकी तो सब मैच हो ही गए, तो इसका आंसर भी आर ही होगा पक्का, आर लिख दो। नहीं बेटा नहीं, एक से अधिक भौतिक राशियों की लीनियर सूत्र समान हो सकते हैं, तो भैया जी हो सकता है इसका एस आ जाए वापस, हो सकता है इसका वापस एस आ जाए, क्योंकि ऊष्मा से रिलेटेड है, हो सकता है तापमान का आए, तो देख तापमान में तो केल्विन यहाँ पर भी आ रहा है, हो सकता है इसी का आंसर फिर से एस बैठ जाए, जरूरी नहीं है इसका आर बैठ जाए। और सवाल आते आते तुम्हारी हल्की सी लापरवाही तुमको भारी पड़ेगी, स्मार्टनेस यहाँ दिखानी पड़ती है तुम्हें, स्मार्टनेस। तो बच्चे आर बंद करके आर मत करना, इसको सॉल्व करना और फिर मैच करना, ये तेरे एडवांस का सवाल था, तो हो जाते हैं। चलिए आगे अगला सवाल। हाँ अब बेटा इस तरीके के सवालों की वैरायटी आपको करवा देता हूँ, है ना, कोशिश करना समझने की, एक वैरायटी है, न्यू वैरायटी, कहीं आया हुआ सवाल नहीं है, बस न्यू वैरायटी है, मुझे लगा करवा देना चाहिए ताकि बच्चे फंसे ना आगे चल के, है ना। अभी तो एक आध वैरायटी और है ना, त्रिकोणमितीय फलन वगैरह जाते हैं, चंद्रांक फलन आ जाते हैं, एक दो स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ क्या कहानी है, कहानी सिंपल है, सुनते रहना, क्लियर। चलो बेटा जी बोला है कि समय t पर एक कण का वेग, समय t पर एक कण का वेग दे रखा है आपको, हल नंबर 5, कण का वेग v बराबर कितना दे रखा है 80 प्लस b/t प्लस c। अब a b c तीनों क्या है, नियतांक है, ABC तीनों क्या है, नियतांक है, तो आपसे पूछा ABC की बीमाएं क्रमानुसार होंगी, आपसे A की बीमा, B की बीमा और C की बीमाएं पूछिए। अब बेटा जी एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए, किलोग्राम में किलोग्राम ही जुड़ेगा, लंबाई में लंबाई ही जुड़ेगी, 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम टोटल 7 किलोग्राम, लेकिन 5 किलोग्राम और 2 मीटर लंबाई कैसे जोड़ोगे, एक लंबाई है 1 किलोग्राम है, समान मात्रक में समान मात्रक जुड़ते हैं। मैंने बोला कि तेरे पास 5 किलोग्राम है और उसमें तुमने 2 किलोग्राम जुड़ा, तो तुमने 7 किलोग्राम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 किलोग्राम में तूने 2 मीटर जोड़ा, पता क्या आएगा, तुझे खुद नहीं पता क्या आएगा, 5 किलोग्राम में द्रव्यमान में लंबाई को कैसे जोड़ेगा, इसका मतलब समान में समान जुड़ेगा, ऐसा नहीं करते, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। ये बेटा वेग है, ये वेग है। अच्छा LHS बराबर RHS ये भी रखना, एक तो ये कि समान में समान रहेगा और एक ये LHS बराबर RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा। अगर ये वेग है तो जरूर बेटा इसकी भी बीमा वेग के बराबर होगी और इस पूरे की बीमा भी वेग के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि वेग में पहली बात तो वेग जुड़ सकता है, मात्रक समान मात्रक में समान, तो जरूर इसकी बीमा मात्रा वेग के बराबर ही होगी और इस पूरे की बीमा भी वेग के बराबर होगी, तभी तो वेग और वेग जुड़े होंगे, बराबर में वेग आया होगा, LHS बराबर RHS, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। ये फंडे इस्तेमाल करिए, सवाल गलत नहीं होगा और मजा ही आएगा तुम्हें, कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा, है ना। पहले बता हाय ना का जवाब दे,
अरे बोलो यार, अरे बोलो बेटा। चले तो b बराबर at प्लस b बाय t प्लस c, ठीक है। तो अब बात करते हैं at की। तो at की बीमा किसके बराबर होगी? वो बीमा के बराबर होगी जो वेग की बीमा होगी। वेग की होती है lt माइनस 1, ठीक है। t को नीचे ले ले तो a का बीमा सूत्र क्या आ जाएगा? lt माइनस 1, और नीचे क्या है? समय है, समय की बीमा t। t ऊपर जाएगा तो a का बीमा सूत्र आ जाएगा बेटा L1 t माइनस 2। a का तो आ गया सर L1 t माइनस 2। L1 t माइनस 2 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सर ऑप्शन में आगे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। b को भी करके देख लेते हैं, आइए बेटा, है ना। अब b की बीमा निकालेंगे, लेकिन पहले c की निकालूंगा बेटा। सवाल में समान जुड़ता है, तो ये t समय है, समय प्लस c है, तो c की बीमा भी समय की बीमा के बराबर ही रही होगी। इसमें तो आप बंद करके सोचना नहीं है, c की बीमा वही रही होगी जो समय की बीमा रही होगी। ये देख c की बीमा समय की बीमा के बराबर है। अब तो पक्का ये ऑप्शन। अब बात करते हैं b की बेटा, b की। b ध्यान से सुनना, b क्या है? b की जरूर लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि बेटा नीचे तो समय है, लंबाई मीटर पर सेकंड, ये पूरा वेग बनना चाहिए, ये पूरा सेकंड है, तो ऊपर जरूर लंबाई होना चाहिए, तभी तो मीटर पर सेकंड ये पूरा क्या बनेगा? वेग, वेग में वेग जुड़ेगा, बराबर में वेग करेगा। कॉमन सेंस, अपन तो देसी आदमी है बेटा, देसी जुगाड़ से भी तो काम कर सकता है। खैर b बटे इस पूरे की बीमा क्या लिखी तूने? t की बीमा बराबर, और ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? l t माइनस 1 के। तो b का बीमा सूत्र आ गया, t उधर गुना हो जाएगा l t माइनस 1 t माइनस 1 हो गया, t 1 खत्म हो जाएगा, तो b का बीमा सूत्र आ जाएगा बेटा जी, b का बीमा सूत्र आ जाएगा केवल l। तो इस तरह की वैरायटी आएगी तो कर ले जाओगे। बोलो यार, घबराने की जरूरत नहीं है, बोलो यार। एक नोट लगा लो बेटा, है ना, मेरी प्यारी बिंदु करके, मेरी प्यारी बिंदु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है नोट? लिखो, त्रिकोण, त्रिकोण मितीय फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोण मितीय फलन, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोण मितीय फलन, चरघातांकी फलन, लघु गणकीय फलन, सभी बीमाहीन होते हैं, बीमाहीन होते हैं। पक्की बात है। उदाहरण के तौर पर मैंने बोल दिया साइन, ऐसे कभी कभी समीकरण बन जाती है जैसे साइन थीटा, है ना, ये सब त्रिकोण मितीय फलन है, साइन एक्स। तो बेटा जी ये बीमाहीन होता है, कोण जो होता है ना वो बीमाहीन होता है, m0 L0 T0। जब कोण बीमाहीन है तो ये पूरा भी बीमाहीन होगा, m0 L0 T0। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, e की घात मैंने बोल दिया माइनस एक्स। अब ये सब क्या है? ये चरघातांकी फलन है। क्या है ये? चरघातांकी फलन। ये सारे क्या होते हैं? बीमाहीन। तो ये m0 L0 T0 रहेगी। अगर ये पूरा m0 L0 T0 है, बीमाहीन है, इसकी घात अगर बीमाहीन होनी चाहिए तो ये पूरा भी बीमाहीन होगा। समझ में आया? सेम कहानी है बेटा जी लघु गणक के लिए। जितने भी फलन तुम्हें लॉग में दिख जाए, लॉग, लघु गणक पढ़ा है कभी लॉग का नाम? अबे कभी लॉग वॉग सुना है क्या? जितने भी फलन तुम्हें लॉग में दिख जाए ना बेटा जी, समझ जाना भैया जी क्या है? बीमाहीन है। चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल करते हैं बेटा जी, जेई में आया हुआ एडवांस में, जेई एडवांस में आया, बहुत बढ़िया सवाल आया है ना, बढ़िया सवाल है। इंटीजर टाइप सवाल आते थे बेटा, है ना, इंटीजर टाइप सवाल, है ना, इंटीजर टाइप सवाल आते थे बेटा जी। जेई एडवांस 2014 का सवाल है ये। क्या सवाल है? आराम से पढ़िए सवाल को। और इंटीजर टाइप मतलब 0 से 9 के बीच में आंसर आएगा। 0 से 9 के बीच में कोई भी आंसर हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हमें नहीं पता, लेकिन बेटा ये सवाल भी तू कर सकता है। तेरा कॉन्फिडेंस ना साथ ही आसमान पे होगा अगर तू ये सवाल कर देता है इस चैप्टर में। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, बस तू को डरने की जरूरत नहीं, आराम से करेगा तो तेरा ये सवाल पक्का तुझसे बन जाएगा। बोला है कि कोहरे की स्थिति है ना, कोहरे की स्थिति में वह मतलब किसी रेलवे इंजीनियर की बात कर रहा है वह दूरी, मतलब अभी इसमें तो दूरी की बात कर रहा है, इसमें सवाल में रेलवे इंजीनियर की भी बात करेगा, है ना। कोहरे की स्थिति में वह दूरी d जहां से सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जानने के लिए, तो मन में डाउट आ गया कि मान किसका निकालना है, मतलब d जानने के लिए ना, दूरी जानने के लिए एक रेलवे इंजीनियर विमीय विश्लेषण का प्रयोग करता है, रेलवे अभियंता रेलवे इंजीनियर प्रयोग करता है। उसके अनुसार यह दूरी d, जो दूरी d है, अब ध्यान से सवाल उठा रहा हूं ऐसे, हल नंबर 6। उसके अनुसार यह जो दूरी है बेटा जी d, वो किस किस पर निर्भर करती है? समानुपाती है द्रव्यमान घनत्व रो के, प्रकाश की तीव्रता s के, और s का सूत्र देता है शक्ति बटा क्षेत्रफल, शक्ति की बीमा पता है, क्षेत्रफल की बीमा पता है, s की बीमा मैं निकाल लूंगा, और उसकी आवृत्ति f, और उसकी आवृत्ति f पर निर्भर है, ऐसे तो लिखेगा। यदि इंजीनियर d को s की घात 1/n के समानुपाती पाता है, यदि इंजीनियर d को s की घात 1/n के समानुपाती पाता है, तब n का मान पूछा तुझसे, यहाँ क्या मान आएगा इनका? सवाल खत्म हो गया। सवाल सुन, करोगे क्या? सर हम इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको z। बेटा जब समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक बीमाहीन स्थिरांक आता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे हैं जो इससे घबराने की जरूरत है? बेटा ये बीमाहीन स्थिरांक होते हैं m0 L0 T0, घबराने की जरूरत नहीं। आप कहानी को यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। रो की घात x, s की घात y, f की घात z। d क्या है? दूरी, तो दूरी की बीमा m0 L1 T0, सिर्फ लंबाई की बीमा आएगी। ये क्या है? घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मतलब ये रहा, आयतन मतलब L-3, T0 लिखो चाहे मतलब बात एक ही है। s क्या है बेटा? शक्ति, शक्ति की बीमा, s क्या ले रखा उन्होंने? शक्ति बटे क्षेत्रफल, शक्ति बटे क्षेत्रफल। अब बेटा जी ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुना समय, तो शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा की बीमा mL2 T-2 बटे समय की बीमा t, ये तो हो गई शक्ति की बीमा, क्षेत्रफल की हो जाएगी L2, तो इससे तो ये गया T-3 हो जाएगा, तो s की बीमा आ गई mt-3। प्रकाश की तीव्रता आ गई बेटा जी m1 L0 T-3 की घात y, और आवृत्ति है ना बेटा तो T-1 की घात z। बस इसको सॉल्व कर लेते आंसर आ जाएगा यहीं से। अब देख बेटा, अब मैं मान निकालता हूँ सीधे समीकरण लिखता हूँ, देख x प्लस y प्लस 0 है बराबर 0, यह आ जाएगा -3x ये 0 -3x बराबर 1, तो x बराबर -1/3, x का मान -1/3 आया तो y का मान +1/3। बेटा आगे z का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे s की घात चाहिए, बस तुझे s की घात चाहिए। तो s की घात कितनी है? y का मान है 1/3, तो d किस पर निर्भर कर रहा है? s की घात y का मान है 1/3, और ये समानुपाती उन्होंने सवाल में दे रखा है n, तुलना कर ले n का मान 3, सवाल खत्म हो गया। फीलिंग वाली बात है बेटा, है ना। पहले बता कहानी समझ में आई क्या? कुछ नहीं था सवाल में। अब बता ऐसी वैरायटी मैंने नहीं कराई क्या? तू ही बता दे, तू ही खुद डिसीजन ले ले कि क्या इस तरह की वैरायटी मैंने नहीं करवाई क्या। कितनी प्रैक्टिस करवाई है बेटा जी मैंने, है ना, सवालों की प्रैक्टिस बहुत करवाई है। चलिए एक और सवाल करते हैं बेटा जी, है ना। जी एडवांस का ही सवाल है, आज एडवांस के सवाल करवाए मैंने, आपको डालता ना, कोशिश की है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने के लिए। सवाल सुनो,
बेटा इसमें एक ही सवाल है लेकिन एक से अधिक उत्तर सही है इस सवाल के, है ना, एक से अधिक उत्तर सही, मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसकी, मोर देन वन करेक्ट आंसर। चलो पढ़ो सवालों को पढ़ो, बीमारी आपको पता होनी चाहिए, बाकी की कहानी आप खुद ले जाओगे बना के, है ना। उसके बाद हम बेटा त्रुटि पाएंगे सीधे। चलो प्रैक्टिस बहुत करवा दी। प्लांक स्थिरांक h, इसकी बीमा पता होनी चाहिए। प्रकाश की चाल c और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g, तीनों की बीमा हमें पता होनी चाहिए। को लंबाई की इकाई l, पहले l से, तथा द्रव्यमान की इकाई m बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सही कथन है। ऑप्शंस को ध्यान में रख के देखेगा तो तुझे समझ में आएगा। एक बार l के बराबर लिख के देखेंगे इन तीनों को, एक बार m के बराबर लिख के देखेंगे तीनों को। थोड़ी सवाल में मेहनत है और कुछ भी नहीं है। आइए बेटा जी हल नंबर 7, सिर्फ सवाल में मेहनत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा जी। प्लांक स्थिरांक h की बीमा e बाय न्यू, अब e बराबर h न्यू तो ml2 t-2 आवृत्ति की बीमा t-1, तो h की बीमा सूत्र। सबसे पहले तो ये काम किया करो, -1 प्लस हो जाएगा तो t-1। सबसे पहले बीमा सूत्र रख लो अपने पास। c की प्रकाश की चाल, अब चाल है तो बेटा होगी तो l1 t-1 ही, m0 l1 t-1। और बेटा जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना, f इक्वल टू क्या होता है g m² बाय r², तो g बराबर fr² बाय m²। तो बेटा जी g का बीमा सूत्र जो आएगा, f का बीमा सूत्र आ जाएगा ml t-2, r का आ जाएगा l2 और m2, इससे एक कट जाएगा, g का बीमा सूत्र आ जाएगा m-1 l3 t-2। तीनों की बीमाएं पता चल गई तुझे, तीनों की बीमाएं पता चल गई। अब तू खेलेगा, आजा बेटा। पहला सब है ना, पहले हम लंबाई के बराबर है ना, क्या बोला है लंबाई, है ना। तो बेटा m0 l1 t0 किसके बराबर है, अरे यार वही मैं फिर से एक मैंने छोड़ दी, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। l जो है ना वो किसके बराबर है, h है ना, c और g, x y z, बस यही कहानी है। यहीं से शुरुआत करूंगा, बीमाएं सूत्र रखना चालू करूंगा। m0 l1 t0 बराबर, x का बीमा सूत्र ml2 t-1। अब लोग निर्भर करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। g का बेटा जी m-1 l3 t-2 की घात z। अब आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, मैं तो सीधी इक्वेशन लिखूंगा बेटा जी, x माइनस z बराबर 0, तो x बराबर, अब मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आया नहीं आया, मेरा काम था स्टार्ट मैथ सॉल्व करना। 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 1 माइनस x माइनस y माइनस 2z बराबर 0। x का मान यहाँ रख दे और 2x, या z का मान रख दे y प्लस 3 इंटू x, z की जगह रख दे x बराबर 1, 3x प्लस 2x 5x प्लस y बराबर 1। ऐसे यहाँ पे रख दे तो माइनस x माइनस y माइनस 2, z का मान क्या रखेगा x बराबर 0, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x माइनस y बराबर 0। बेटा ये एक समीकरण याद है, ये समीकरण मेरे को ये माइनस y दिखा, ये प्लस y दिखा, दोनों को जोड़ दीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते, समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 देखो गणित है सिंपल, कितनी आप फास्ट रखोगे ना, ये एडवांस है बेटा। ये माइनस 3x माइनस y, बेटा प्लस y माइनस y कट जाएगा, दोनों को हम क्या जोड़ रहे हैं, 5x में से 3x गए, 2 बचेंगे, तो 2x बराबर 1, x का मान आ गया आधा, x का मान आधा, तो बोल सकता है z का मान भी आ गया आधा, x पता चल गया, z पता चल गया, तो y का मान भी पता चल जाएगा 5x, इसलिए समीकरण रख दे प्लस y बराबर 1, x का मान आधा रहेगा तो 5/2 प्लस y बराबर आधा 1, y का बराबर 1 माइनस 5/2, ये है क्या 2.5, एक में से ढाई जाएगा 1.5, तो y का मान माइनस 3/2 माइनस 3/2। अब मान उठा के यहाँ रखिए, देख ध्यान से सुनना, अब ऑप्शन सही से सेलेक्ट करने। l आंसर क्या था हमारा, l बराबर h की घात, x का मान कितना है आधा, c की घात कितना है y का मान है माइनस 3/2 और g की घात z का मान आधा। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट लिख सकता हूँ, c को मैं क्या लिख सकता हूँ, c को मैं 1 बटा c की घात 3/2 और g को मैं रूट g। तो l तेरे किसके समानुपाती आया, रूट h के समानुपाती आया, l तेरे किसके समानुपाती आया, रूट g के, l तेरे किसके समानुपाती आया, रूट h के, l तेरे किसके समानुपाती आया, रूट g के। और दो ही ऑप्शन है, c के बारे में बात ही नहीं करी थी l के, तो l के c के बारे में बात ही नहीं करते। चलो दो ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट हुए, सी और डी हमारे करेक्ट हुए। सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब सेम कहानी बेटा एम के लिए लिखूंगा, मैं बार बार पुरानी लिखते बैठूंगा, मैं स्मार्ट करूंगा बस। सेम कहानी है बेटा डी एम के लिए, है ना, वही h की घात x, c की घात y, है ना, g की घात z, लेकिन आप थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। यहाँ m1 है आपकी, y l0 है, t0 है ना, वही सब कहानी करेंगे, है ना। सब सारी बीमाएं रखेगा x y z, पता है फर्क क्या आएगा समीकरण में, x माइनस z बराबर अब 0 नहीं, अब 1 आएगा, और जो ये l बराबर तुमने बना था ये 0 आएगा, बस इतना फर्क आएगा। x माइनस z बराबर 1 आएगा, बस यहाँ 0 था ना, क्योंकि आपकी बार यहाँ m1 है और यहाँ l0 है, सो तू यहाँ m1 कर दे, यहाँ l0 थोड़ी देर अभी सही कर दूंगा वापस से। तो तू सोच के देख, x माइनस z बराबर तो 1 ही लिखेगा ना, और x ये करके 0 लिखेगा, इतनी स्मार्टनेस चाहिए तुझे, पूरा लिखते कोई नहीं बैठेगा। और फिर बता रहा हूँ बेटा, कितने स्मार्ट हो ना वही काम आएगा तुम्हारे। x माइनस z बराबर मैंने बना दिया 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 0 लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा, l0। और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, माइनस x माइनस y माइनस 2z बराबर 0। हम तीनों समीकरणों को हल करेंगे, तो ऐसा करके बेटा x बराबर लिख देते हैं 1 प्लस z, यहाँ रख देते हैं x बराबर 1 प्लस z रखेगा तो 2 इंटू 1 प्लस z प्लस y प्लस 3z बराबर 0, तो 2 प्लस 2z प्लस y प्लस 3z बराबर 0, 3z 2z 5z प्लस y बराबर माइनस 2। समीकरण नंबर 3 बेटा जी x की जगह रखेगा तो माइनस, है ना, 1 प्लस z माइनस y माइनस 2z बराबर 0, माइनस 1 माइनस z, है ना, माइनस y माइनस 2z बराबर 0, माइनस 2z माइनस 3z माइनस y, माइनस 1 चला जाएगा 1 बचेगा। समीकरण नंबर 4, तो बेटा जी दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए, है ना, 5z प्लस y बराबर माइनस 2 माइनस 3z माइनस y बराबर 1, दोनों को जोड़ोगे खत्म हो जाएगी बेटा जी कहानी। 5z में से 3 गए तो z बराबर माइनस 1, तो z बराबर माइनस आधा। अगर z बराबर माइनस आधा है तो x बराबर तो 1 प्लस z है, z में से z का मान आधा रखेगा तो 1 माइनस आधा, x बराबर आधा, x पता चल गया, z पता चल गया। तो बेटा जी y का मान निकाल ले कहीं से भी, 5z प्लस y का मान निकालना है तो z का मान तो रखना पड़ेगा ना, z का मान कितना है माइनस आधा, 5z प्लस y बराबर माइनस 2, तो माइनस 5/2 प्लस y बराबर माइनस 2, उधर चला जाएगा y बराबर माइनस 2 प्लस 5/2, ढाई में से 2 आधा बचेगा, y का मान भी आधा। अब रख दे बेटा जी m किसके बराबर आया,
h की घात x का मान आधा, c की घात y का मान आधा और g की घात z का मान माइनस आधा। तो जो m है बेटा वो तेरा सीधे सीधे समानुपाती आया रूट h के, m तेरे सीधे सीधे समानुपाती आया रूट c के और m तेरे समानुपाती आया रूट g के। ऑप्शन में यही होना चाहिए, है ना। c और g की बात करिए, रूट c और g की बात करिए, रूट c तो है लेकिन रूट g समानुपाती नहीं है, तो लेकिन और h की बात ही नहीं कहता, तो सिर्फ रूट c वाला सही हो जाएगा बेटा, सिर्फ रूट c वाला सही हो जाएगा, रूट g वाला गलत हो जाएगा। आंसर आएगा ए सी डी, आंसर आएगा ए सी डी। एक से अधिक उत्तर सही है, 3 ऑप्शन। तो ये तेरे पता, तुझे पता मैंने सवाल किया ना, क्या तकलीफ आई तो खुद ही बता दे, सब कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस तुझे कर लेगा ना वही तेरे काम आएगा। लगाइए हेडिंग बेटा जी, मापन में त्रुटियां। करो करो, इतना समय नहीं है, खत्म करूंगा बेटा चीजों को, है ना। भैया जी देखो सीधी सी बात है, त्रुटि होती क्या है, गलती। बेसिकली त्रुटि है क्या, एरर्स, है ना, एरर्स। सवाल यहाँ से भी आता है ना, सवाल यहाँ से भी आता है। मान लो आपने किसी चीज की लंबाई नापनी है, आपको पता है कि वास्तविकता में उसकी लंबाई 1 मीटर है, लेकिन अब आप लंबाई नापने गए और आपने लंबाई 1.01 मीटर नाप ली, तो त्रुटि कितनी हुई? जो आपने मापी वो मान 1.01 मीटर और जो उसका वास्तविक मान है, अगर इन दोनों का अंतर ले लें तो 0.01 मीटर आएगा। 1.01 मीटर नापने तो 0.01 मीटर आएगी, यही तेरी त्रुटि है। तो त्रुटि की बेसिकली परिभाषा है ना, वास्तविक मान, मापे गए मान और वास्तविक मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेना। त्रुटियां बहुत प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। थर्ड प्योर पहली है लाइन, पहली सिस्टमैटिक एरर और कंट्रोलेबल एरर। क्रमबद्ध त्रुटि नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं? क्रमबद्ध। आपको इसलिए भी लिखा के लाए हैं ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ लेते हैं बेटा जी। क्रमबद्ध त्रुटि वो त्रुटि है जिसका कारण तुम्हें पता होता है। ये त्रुटियां धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, कारण ज्ञात होने के कारण न्यूनतम किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटि को भी 3 प्रकार से। क्रमबद्ध त्रुटि को हम इसके 3 प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 प्रकार पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन क्रमबद्ध त्रुटि कौन सी होती है? वो त्रुटियां जिसके कारण हमें पता होते हैं। अब जब मुझे कारण पता है कि यार इस प्रकार से गलती हो रही है, तो क्या मैं उस कारण को सुधार नहीं सकता? तो क्या क्रमबद्ध त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता? सुधारा जा सकता है। जो पता है ना, देखो हर वो गलती सुधारी जा सकती है जिसका कारण तुम्हें पता है, और हर वो गलती नहीं सुधारी जा सकती जिसका कारण तुम्हें पता नहीं है। क्यों है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सुधारी नहीं जा सकती। तुम केवल उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है यही आना चाहिए, लेकिन तुम्हें कारण अगर पता है कि यार ये इस वजह से आती है तो उस कारण को होने ही मत दो ना। तो वो है क्रमबद्ध त्रुटि। आइए जानते हैं वो 3 प्रकार क्या है क्रमबद्ध त्रुटि। जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटा, समय नहीं है। तो बेटा ये तीनों की तीनों मैंने एक साथ लिख दी, बहुत ही फालतू सी और बकवास सी चीज है, करना कुछ भी नहीं है, फटाफट से पढ़ ले। उपकरणीय त्रुटि नाम से समझ में आ रहा है। उपकरण में मान लीजिए तू वोल्टमीटर लेके आया, मान लीजिए तू एमीटर लेके आया, एमीटर लेके आया, तुझे धारा नापनी है, लेकिन तेरा उपकरण ही खराब है। कहां पे खराब हुआ? जहां से तुमने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जहां ये एमीटर बनाया गया उस लैब में, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां पर भी बनाया वहां पर डिफॉल्ट बना दिया। तो उसमें तेरी क्या गलती? उपकरण ही गलत है। उपकरण गलत है तो रीडिंग गलत देगा, रीडिंग गलत देगा तो त्रुटि पैदा हो गई। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या है? उपकरणीय त्रुटि है। सीधी सी बात है, लेकिन हमें कारण पता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वापस से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, एक अच्छा पीस बना के नया पीस बना के भेज दीजिए, त्रुटि कम हो गई। ये तेरी क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार था। क्या समझाऊं इसमें? दूसरी त्रुटि है बेटा जी वातावरण। वातावरण के कारण से मतलब बोलते हैं ना कि धूल है, धूल के कण वगैरह जमा हो जाते हैं, ताप है, दाब है, घनत्व है, आर्द्रता वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ताप, दाब, आर्द्रता, है ना, धूल है, कंपन है ना, ये सब की वजह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं वातावरणीय। वातावरण के कारण से जो उत्पन्न त्रुटि है वो वातावरणीय त्रुटि है। प्रेक्षणात्मक त्रुटि, ऑब्जर्वेशनल त्रुटि, है ना। प्रेक्षणात्मक का मतलब मान लीजिए मैं हूं, है ना, मुझे बोला गया है कि तुझे रीडिंग लेनी है, तो प्रेक्षक तो मैं हूं, रीडिंग तो मैं ले रहा हूं, है ना, प्रेक्षक मैं हूं, लेकिन मैंने रीडिंग लेने में ही गलती कर दी। मुझे बोला गया कि रीडिंग लेते समय तेरी नजरें ऐसी लंबवत होनी चाहिए, लेकिन मैं लेटे लेटे रीडिंग ले रहा हूं, मैं ऐसे लेटे लेटे रीडिंग ले रहा हूं। तो सुई कभी कभी देखना थोड़ी विक्षेपित नजर आती है, कब नहीं नजर आए तो ऐसा करना, घड़ी रखी होगी दीवार पे तुम्हारे पे, उस घड़ी को ऐसे क्षैतिज रखना और समय देखना, इस दिशा से देखने की कोशिश करना, इस दिशा से देखने की कोशिश करना, है ना, एकदम आड़ा होके। तो समझ में आ रहा है, सुई ना ऐसे लगेगी जैसे थोड़ी पीछे आगे शिफ्ट हो गई। दैट इज त्रुटि है। कहां से? देखने में। आपको जब बोला है कि घड़ी को बिल्कुल सीधा देखना, तो ऐसे लेटे लेटे देखा है, तो गलती किसकी है? प्रेक्षक की, जो देख रहा है। दैट इज प्रेक्षणात्मक त्रुटि। खत्म हो गया। क्या समझो इसमें? ये हो गया। हमें बोला है ना अनुपयुक्त तरीके से देखने पर या सावधानी बरतने पर त्रुटि उत्पन्न होती है। तो चलिए बेटा जी, पहली मैंने क्रमबद्ध त्रुटि के मैंने 3 पार्ट ए, बी और सी, तीनों पार्ट मैंने खत्म करवा दिए। अब दूसरी त्रुटि सुन लीजिए, यादृच्छिक त्रुटि। एक तो वो त्रुटि होती है जिनके कारण हमें पता होती है, जिसमें 3 प्रकार में पढ़ लिए। अब एक प्रकार की त्रुटि वो भी होती है जिनके कारण हमें नहीं पता होते, जिनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। क्या बोलते हैं? रैंडम। जैसे एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से तू एक पत्ता निकालेगा, कौन सा निकालेगा तुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता कि तो कौन सा पत्ता तेरे हाथ में आएगा, दैट इज रैंडमनेस। या एक सिक्का उछाल दे, हेड आएगा, टेल आएगा, तुझे नहीं पता। सीधी सी बात है ना, तुझे पता है क्या क्या आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो वही रैंडमनेस का मतलब बता रहा था। यादृच्छिक का मतलब है ना स्वतंत्रता, है ना। ये त्रुटियां अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। अज्ञात कारण मतलब ऐसे कारण जिनके जो ज्ञात ही ना हो, है ना, बिल्कुल रीजन नहीं पता, इसलिए अनियमित भी होती है ना। पहली बार हेड आया, हो सकता है दूसरी बार हेड आए, फिर अगले 5 टेल आ जाए, फिर अगला हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड टेल। अनियमित है ना, पता नहीं है क्या है बेटा जी, है ना। मैं एक देसी एग्जांपल से समझा के दे रहा हूं, इनका परिमाण तथा निश्चित भी नहीं होते। कारण ज्ञात नहीं होने के कारण ये त्रुटियां पूर्ण समाप्त तो नहीं की जा सकती। अब मेन कहानी तुम्हें बेटा यही पढ़नी है, यादृच्छिक। एक्चुअली आपको यादृच्छिक त्रुटियां मतलब रैंडम एरर्स ही पढ़नी होती है आपको। अब हम इनमें क्या करते हैं, जब इनके कारण में नहीं पता और हमें इनको खत्म करना है तो करोगे क्या? तो बेटा जी बार बार रीडिंग लेना स्टार्ट कर दो, किसी भी चीज की बार बार रीडिंग लेना शुरू कर दो। जब तुम बार बार रीडिंग लोगे ना तो उसके बाद में माध्यमान वगैरह वो सब निकालते हैं, खैर वो सब सीखेंगे, चिंता मत करो। उदाहरण के लिए जब एक ही व्यक्ति एक प्रेक्षण को दोहराता है, बार बार दोहराता है, तो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त कर सकता है। एक ही रीडिंग को बार बार लेते रहो 8-10 रीडिंग ले ली, 8-10 रीडिंग ले ली, माध्यमान निकाल लो, जो माध्यमान आएगा ना बेटा वही तेरे वास्तविक मान के वेरी क्लोज होगा। और वेरी क्लोज होगा, अगर वास्तविक मान नहीं भी दिया रहता तो फिर हम जो माध्यमान आता है उसी को हम वास्तविक मान मान के चलेंगे। समझ में आ रहा? तकलीफ हो रही है आपको ना। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए मापन प्रक्रिया को बार बार रीडिंग की जाती है। बहुत सिंपल सी कहानी है, तू मन लगा के चित लगा के 2 मिनट देख लेना इसको, तो तू खुद ही मुझे पढ़ा देगा। सब बैठो, आप आपको सिखाते हैं, सवाल करवाऊंगा तब थोड़ा दिमाग लगेगा। अभी तो प्रैक्टिस नॉर्मल कर लो यार, अभी थोड़ी चल रही है, क्या समझो। और हाँ बेटा अगली क्लास में ये लेक्चर लास्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी हुआ नहीं चैप्टर, ऐसे ही चलेंगे, जल्दी जल्दी आओ, इतना लंबा खींचेंगे नहीं, है ना। इसके बाद सरल रेखा में गति 5 लेक्चर में वो भी खत्म करेंगे, 5 से 6 लेक्चर में वो भी खत्म करेंगे। उसके बाद समतल में गति तो खींचेंगे इसको, कार्य ऊर्जा शक्ति का, कहां तक खींचेंगे? कार्य ऊर्जा शक्ति। और रहा अगर समय मन किया तो द्रव्यमान केंद्र वगैरह भी मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद वापस आऊंगा मैं क्लास 12 की, जहां से मैंने छोड़ा है। विद्युत धारा खत्म करवा दिया, मैं फिर करवाऊंगा चुंबकत्व, तो महीना भर से चुंबकत्व चलेगा पूरा, ठीक है, चलेगा। 4 चैप्टर है उसमें, आराम से पढ़ाऊंगा, इसी तक उसको, कहां तक? इसी तक, ठीक है। तो चलेगा बेटा लंबा, अच्छा है, अच्छी चीज है। चुंबकत्व पूरा हो जाए, इसी तक खत्म हो जाए तो ये मान के चलो आपका बहुत सारा चीजें कवर हो गई, ये मान के चलो, ठीक है। हाँ तो बेटा जी खैर अपन अभी सपने नहीं देखेंगे, हमें बहुत लंबा चलना है। तथा इन सभी प्रेक्षणों को अंकगणितीय माध्य को, इन सभी प्रेक्षणों के अंकगणितीय माध्य को मापित राशि का शुद्ध मान मानते हैं। ये माध्य मान शुद्ध पाठ्यांक के अत्यधिक समीप होता है। जो बात मैंने अभी बोली वही लाइनें हैं, चलिए, है ना।
अब सुन बेटा, सीधी सी बात है कि जब प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाए तो बार बार रीडिंग ले रहा, मान लो तूने n बार रीडिंग ली तो त्रुटि जो है ना वो 1/n हो जाएगी तेरी। जितनी बार तू रीडिंग लेगा ना त्रुटि उतनी ही बार कम हो जाएगी, मतलब 1/n गुना हो जाएगी। तूने पाठ्यांक मान लीजिए यदि 100 पाठ्यांकों के अंकगणितीय है माध्य में यादृच्छिक त्रुटि x है तो 500 के पाठ्यांकों के माध्य में त्रुटि x/5 होगी। 100 रीडिंग में x है तो तूने 100 से 505 गुना कर दिया, 5 गुना किया, कितना किया 5 गुना, तो त्रुटि 1/5 गुना हो गई, 1/5 गुना करने अब 1/5 गुना हो गई। तो जब बात हजम नहीं हुई, ठीक है, तो बेटा जी ये नोट था, लिख लेना इसको। चलें आगे। अरे यार बात समझ में आ रही है, थोड़ा फास्ट चला रहा हूं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई है। चलिए बेटा अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सरल त्रुटि एंड दैट इज ग्रॉस एरर। क्या पढ़ाऊंगा बेटा जी? ग्रॉस एरर। यहाँ से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ये सारी कहानियां मैं पढ़ाऊंगा मेरी हेडेक को। चलिए समय चला है क्विज का, तो आइए बेटा जी क्विज का कर लेते हैं। पहला सवाल ये रहा, कोई संवेग का भी सूत्र है बेटा जी, मैंने दिया भी था तुझे, है ना। अब मैं इसको आंसर बता देता हूँ ताकि पेंडिंग कुछ भी ना रहे। अगला सवाल, बल आघूर्ण का भी सूत्र, बहुत सिंपल से दोनों सवाल है। कोणीय संवेग L से दिखाते हैं mvr, है ना। तो v में सूत्र कैसे लिखेगा? m द्रव्यमान है, v L_t-1 और ये है L। तो बेटा जी इसका v में सूत्र आ जाएगा m, ये L1 है, ये L1 L2t-1 mL2t-1 mL2t-1 खत्म हो गई। क्या समझा इसमें? सूत्र तो मैं आपको पहले भी बता चुका था। बल आघूर्ण का भी सूत्र बेटा, बल आघूर्ण का भी सूत्र वो होता है जो ऊर्जा का होता है mL2t-2। नहीं पता बल आघूर्ण? बेटा बल गुना बल इंटू लंबवत परपेंडिकुलर दूरी, बल आघूर्ण कितना आ जाएगा? बल का भी सूत्र mL_t-2, लंबवत दूरी है तो L, ये L1 है, ये भी L1 है, तो टाउ का भी सूत्र, टाउ से दिखाते ना बल आघूर्ण को, भूल जाते हो यार तुम बच्चे, mL2t-2 या यही भी सूत्र तो ऊर्जा का भी निकल के आया था। किसका निकल के आया था? ऊर्जा का। ठीक है, तो बेटा जी ये आज हमने खत्म कर लिया है।